Hello everyone, this is Vivek. Welcome to InRTJ Digital. As you know, we have started the Archegen solution of strength of material subject, and we have covered already part 5, and today's session is related to the part 6. So we are covering the part 6 and we are covering the question from 131 to the 150 in this session, right? And as you know, this particular Archegen series is included in the batch of practice batch, as you know. और जो लोग भी इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ and you can get every information regarding to this practice batch by the contacting this particular number 8005055791. तो ये सारी चीज़ें सब लोग को ध्यान रखना है. ये प्रैक्टिस बैच कम्प्लीटली डिपेंड करता है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू आर्केजन एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं. वी आर कवरिंग द 50,000 क्वेश्चन सीरीज इन दिस बैच. एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपको डाउट्स कवर करनी है अपनी खुद की, मंडे टू फ्राइडे आपके पास में टाइमिंग रहता है. यू कैन ऑल्सो आस्क योर डाउट्स, यू कैन कलेक्ट योर डाउट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे. और हम लोग संडे को लाइव सेशन के जरिए आपकी डाउट्स क्लियर कर रहे हैं. एंड वन मोर थिंग इज दैट इसके साथ साथ चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट मिलने वाला है हर सब्जेक्ट का. पूरे मैकेनिकल के 3 सब पैटर्न पे हम लोगों ने कवर किया हुआ है मैकेनिकल को: डिज़ाइन पोर्शन, थर्मल पोर्शन एंड प्रोडक्शन पोर्शन. तो एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस बैच. एंड ऑल्सो संडे संडे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है यूपी आर्मी जेई के लिए. तो सभी लोग जिसे भी इंटरेस्ट है वो लोग क्या कर सकते हैं, इस बैच में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पार्ट 6 131 टू 150 क्वेश्चन. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 131 सभी लोग देखें. क्वेश्चन नंबर 131 में बोला गया है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द. तो सबसे पहली बात है कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की अगर बात की जाए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की बात की जाए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में स्ट्रेन एनर्जी जो होती है इट इज इक्वल्स टू द टो स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट. ये स्ट्रेन एनर्जी जो है वो स्ट्रेस की फॉर्म में है, जबकि जो फोर्स जो टॉर्क के फॉर्मेट में होता है उसका फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर एल अपॉन 2g जे ऑफ सॉलिड शाफ्ट. दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी. अब इस बात में सब लोग गौर से देख पा रहे होंगे कि टी स्क्वायर एल अपॉन 2g आ रहा है. यहाँ पर सॉलिड शाफ्ट का वॉल्यूम लेंगे और ये टो स्क्वायर अपॉन 4g, तो हमें जीजे के टर्म्स में बताना है. तुम लोग देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेन एनर्जी जो आ रही है सॉलिड शाफ्ट की इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जीजे. मतलब जीजे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. जिसका जीजे जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेन एनर्जी उसमें उतनी ही कम स्टोर होगी. ठीक है ना, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन कम होगा, और डिफॉर्मेशन कम होगा तो एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही कम होगी क्योंकि वर्क डन ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो इसका रीज़न है हमारे पास में 1/GJ. बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉलिड शाफ्ट के अलावा हम अगर हॉलो शाफ्ट की बात करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे सॉलिड शाफ्ट हो चाहे हॉलो शाफ्ट हो. दोनों शाफ्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी है वो जीजे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑन दिस. एक और चीज़ मैं बता दूं कि हॉलो शाफ्ट का जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला स्ट्रेस के टर्म्स में होता है. उसमें तो सब लोग समझ पा रहे हो कि यहाँ जे सॉलिड का लेना है, यहाँ जे हॉलो का लेना है. लेकिन हॉलो में स्ट्रेस की टर्म्स में जो स्ट्रेन एनर्जी होगी तो स्क्वायर अपॉन 4g इंटू वॉल्यूम ऑफ हॉलो शाफ्ट. And you have to also consider the 1 plus k square is the term which we will consider in the hollow shaft. So whenever we multiply the 1 plus k square, whenever we multiply the 1 plus k square in the formula, you can get the strain energy of the hollow shaft. सॉलिड शाफ्ट में 1 प्लस के स्क्वायर नहीं आता है, जबकि हॉलो शाफ्ट में 1 प्लस के स्क्वायर आता है. ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर में के जो है वो है हमारा इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर का रेशियो. तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दिस. के इज व्हाट, इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय द आउटर डायमीटर. तो कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस के स्क्वायर की अलग वैल्यू लेनी. ये भूल गए अगर तो गलत हो जाएगा. ठीक है ना, हॉलो शाफ्ट का वॉल्यूम पहले जैसे सॉलिड का लेते थे वैसे हॉलो का लेंगे, लेकिन 1 प्लस के स्क्वायर का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. 132 क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल. In the case of the thick cylinder, whenever we are talking about the thick cylinder की जब बात की जाती है तो उसमें सबको पता होगा कि ये सिलेंडर वो सिलेंडर होते हैं जिनका d/t रेशियो, मतलब इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय द थिकनेस. डी में हमेशा ये इनर डायमीटर होता है. ठीक है ना, इसकी वैल्यू 20 से क्या होनी चाहिए, कम.
अब टी जितना ज़्यादा होगा ये वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो इस वजह से लेस साइन यूज करते हैं हम लोग थिक में, ग्रेटर साइन यूज करते हैं थिन में। और ग्रेटर से हमें थिक याद आता है, जबकि उल्टा याद रखना है, थिक में लेस याद रखना है, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होगी तो वैल्यू छोटी होगी, इस वजह से लेस याद रखें। तो डी बाई टी रेशियो 15 से 20 या 20 भी हम याद कर लेते हैं। और इसी को ही अगर हम लोग इनर रेडियस बाई थिकनेस की बात करते हैं तो फिर वहाँ पर वो 10 की तरह याद रखना पड़ता। तो यहाँ पर डी बाई टी रेशियो बोला गया, रेशियो ऑफ द सिलेंडर diameter to the wall thickness is less than or equal to, तो आंसर क्या होगा था 20। सी लेस देन हो या इक्वल टू हो, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, थिक सिलेंडर बोलेंगे, तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसको लिखने के और भी पैटर्न है। आर बाई टी इज लेस देन और इक्वल टू 10, टी बाई डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, सॉरी 1/20। अच्छा, था जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे, तो 1/20 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दें सभी लोग, साइन में क्या चेंज आएगा रिवर्स करने पर, भाई टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो वैल्यूज ऑब्वियसली क्या होंगी, इनवर्स जो तुम्हारा इनइक्वालिटी है वो देखो चेंज हो जाएगा। जैसा कि सबको पता है जब 1/20 करोगे, टी बाई टी की वैल्यू 20 से कम है, अगर टी बाई डी करते हो मतलब थिकनेस बाई डाया अगर पूछा जाता है तो 1/20 होगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए। सिंपल सी बात है, टी को जब उधर भेजोगे तो ग्रेटर देन साइन टी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इधर भी ध्यान रखें कि टी बाई आर अगर हम करते हैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाए, 1/10। तो ये चारों में से कुछ भी पूछा जाए, थिक सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बात बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द इनर, ये सिलेंडर है, इसका इनर रेडियस जो दिया गया है ये आउटर रेडियस है, दिस इज द इनर रेडियस, दिस इज द थिकनेस टी, दिस इज द सेंटर। अब अगर हम थिक सिलेंडर की बात करें तो यू हैव टू फोकस ऑन थिक सिलेंडर। थिक सिलेंडर भी क्या होता है, इनर डायमीटर डिवाइडेड बाई थिकनेस की रेशियो 20 से क्या होनी चाहिए, कम या उसके बराबर होनी चाहिए, या लेस देन 20 लिख लो। अब इनर डायमीटर को क्या लिखेंगे, इनर डायमीटर डिवाइडेड बाई थिकनेस की अगर हम बात करेंगे तो इनर डायमीटर को 2 टाइम्स ऑफ आर आई लिखना होगा, डिवाइडेड बाई टी इज लेस देन 20। तो आर आई डिवाइडेड बाई थिकनेस की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। अब आर आई तो आर आई है, थिकनेस को क्या लिख सकते हैं, थिकनेस इज नथिंग बट, थिकनेस इज व्हाट, थिकनेस इज नथिंग बट दैट इज आर ओ माइनस आर आई, आर ओ माइनस आर आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। अब इस समय पर क्या करना जरूरी है, बिकॉज हमें एक रेशियो चाहिए, वो भी किसका रेशियो चाहिए, आर आई माइनस आर ओ। देखो सब लोग क्या कह रहा है, आर आई बाई आर ओ का मतलब इनर रेडियस टू आउटर रेडियस रेशियो चाहिए, तो क्या करना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा, 1/10 इज ग्रेटर देन आर ओ बाई माइनस आर आई डिवाइडेड बाई आर आई। तो यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आर ओ डिवाइडेड बाई आर आई माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 1/10, आर ओ बाई आर आई, वैसे हमें आर आई बाई आर ओ चाहिए, आर आई बाई आर ओ, पहले हम आर ओ बाई आर आई निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1। तो आर आई बाई आर ओ जो होगा इज लेस देन 1/1.1। जैसे ही आर आई उधर भी की तरफ भेज दोगे और आर ओ को नीचे की तरफ भेजोगे तो ये 1/1.1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हो तो आर आई बाई आर ओ की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, तो आर आई बाई आर ओ की जो वैल्यू होगी वो 1/1.1 कर देंगे, 1/1.1 करते हैं, 0.9 समथिंग आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसमें कंसेप्ट होना चाहिए
आर आई बाई आर ओ की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0.9। और कोई रीजन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। इनर डायमीटर डिवाइडेड बाई थिकनेस की जो बात करेंगे, ट्वेंटी से कम होना चाहिए। 2 RI/T इज लेस देन 20, RI/T इज लेस देन और इक्वल टू 10, एंड उसके बाद में हो जाएगा RI/T की जगह RO माइनस RI इज लेस देन 10, 1/10 हो जाएगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू RO माइनस RI/RI, RO माइनस RI माइनस 1, 1.1, और RI/RO करोगे तो 0.9 आ रहा है। RI/RO की वैल्यू 0.9 से लेस होनी चाहिए, इसका मतलब है कि वो एक से ही छोटी है, 0.9 वैल्यू जो आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी द बी लेस देन 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस विच इज इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड कपल वेरीज। देखो इधर अगर हम शाफ्ट की बात करते हैं और शाफ्ट पे शियर स्ट्रेस डेवलप जो होता है व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग द टॉर्क, शियर स्ट्रेस का हमेशा वेरिएशन सबको पता था कि स्ट्रेस वेरी जो करता है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर स्ट्रेस लेंगे, द स्ट्रेस विल वेरी लाइक दिस। यहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, यहाँ स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर स्ट्रेस जीरो होगा। तो शियर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली। लीनियरली वेरी करता है स्ट्रेस, और मैक्सिमम होता है सेंटर पर, फ्रॉम मैक्सिमम एट सेंटर टू जीरो एट द सर्कमफेरेंस। ऐसा नहीं है, सर्कमफेरेंस पर ज़्यादा है और सेंटर पर जीरो है। फ्रॉम जीरो एट सेंटर टू मैक्सिमम एट सर्कमफेरेंस, फ्रॉम मैक्सिमम एट सेंटर टू मिनिमम एट द सर्कमफेरेंस गलत है, मिनिमम एट सेंटर टू ये भी गलत है क्योंकि जीरो होता है सेंटर पे। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंटर पे क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज द सेंटर, और ये होगी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पर स्ट्रेस क्या होगी, ज़्यादा होगी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द। और ये जो चीज़ स्ट्रेस आ रही है वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर सेक्शन पर आ रही है लाइक दिस। ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन पर होगी, ना कि इस तरह से होगी, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ दिखाई गई है वो क्रॉस सेक्शन पर है, मतलब जो भी सीयर होगा वो पैरेलल टू द सेक्शन स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की इज सब्जेक्टेड टू द साइड प्रेशर एज वेल एज सीयरिंग फोर्सेस द प्रेशर इज कॉल्ड। तो तुम्हें पता है कि जब हम लोग हब में की को माउंट कर, मतलब कोई भी की जब माउंट की जाती है इस तरह से, तो की पर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक फोर्स, अगर ये की है पूरी, तो ध्यान रखना सभी लोग, की पर फोर्स इस तरह लगता है और एक इस तरह फोर्स लगता है। वैसे बोला तो यही जाता है कि की पर फोर्स हमेशा इस पर्टिकुलर जो जंक्शन पॉइंट है, मतलब आधा की अगर अंदर है और आधा की बाहर है, तो जो मिड पोर्शन होगा वहाँ पर एफ लगेगा। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ये एफ और ये एफ मिलकर कपल बनाने लगते हैं, और उसकी वजह से की जो बीच में कीवे बना हुआ है उसमें उसके पास टेंडेंसी होती है रोटेट करने की। तो हम चाहते हैं कि ऐसी टेंडेंसी ना डेवलप हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये की जाती है कि फोर्स को हम ऐसे लगाते हैं, मैं समझ गया शियर फोर्स की फॉर्म में, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में वो थोड़ा सा हम ऊपर ही दिखाया करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, इट इज़ द विड्थ एंड इट इज़ द thickness of the width, thickness of the key, and this is the length of the key. तो
तो अगर हम लोग की बात करेंगे तो की जो है वो दो तरह की स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, एक शियर स्ट्रेस और दूसरा है बियरिंग स्ट्रेस। ये की के दो पार्ट हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाया सबको। दिस इज द मिड पोर्शन ऑफ द। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, इस वाले रीजन में जो फोर्स लग रहा है इस तरह से, इस वाले पोर्शन को क्या करने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही जस्ट इसके इधर साइड से फोर्स लग रहा होगा जो इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, मतलब जिसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो जो बियरिंग स्ट्रेस आता है वो इस वाली ऊंचाई को हम बोल सकते हैं T/2 और इसको बोल सकते हैं L। तो फोर्स F डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा, T/2 इंटू में, दैट विल बी द बियरिंग स्ट्रेस जो कि इस पूरी ई पर एक्ट कर रही है। जबकि शियर स्ट्रेस कहाँ एक्ट कर रहा है, अगर हम ऊपर वाला पोर्शन टी वाला पार्ट कर लें तो ध्यान देना इस तरफ लग रहा है शियर स्ट्रेस, क्योंकि जब ये दो पोर्शन में की सेपरेट हो जाएगी, इस तरह से शियर हो जाएगी, जब क्रशिंग बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ऊपर वाला पोर्शन आधा T/2 अलग हो जाएगा और नीचे आधा T/2 अलग हो जाएगा। आधा पुली के साथ साफ्ट के साथ चला जाएगा और आधा किसके साथ चला जाएगा, हब के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर ये शियर हो रहा है, ये जो हाइट है दैट इज नॉट द T, इट इज द T/2। और शियर जो होगा वो बॉटम सरफेस पर होगा, ये वाली जो सरफेस है वो शियर से सब्जेक्टेड होगा। ठीक है, तो शियर बराबर क्या स्ट्रेस होगा, शियरिंग स्ट्रेस, फोर्स वही है F, मगर एरिया अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एरिया विड्थ होगी और जो लंबाई होगी L, वो विड्थ B इंटू L। दैट इज द शियर स्ट्रेस बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द शियर एरिया, और इन बियरिंग स्ट्रेस वी आर कंसिडरिंग द बियरिंग एरिया। जो जो कंप्रेसिव रीजन में है वो एरिया हम लोग बात कर रहे हैं, और कंप्रेसिव रीजन इसका ये वाला है जो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है ना, और जो शियर हो रहा है वो ये नीचे वाला एरिया है, जिसे हम लोग शियर एरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आंसर क्या होगा, बियरिंग स्ट्रेस विल डेवलप इन द टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द बेल्ट ड्राइव द पुली डायमीटर इज डबल्ड, द बेल्ट टेंशन एंड पुली विड्थ रिमेनिंग सेम, द चेंज रिक्वायर्ड इन की विल बी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुली का डायमीटर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक बात मैंने देखो मेंशन भी कर दी है यहाँ पर सब लोग के लिए, मेंशन ये किया है कि जैसे ही हम लोग पुली का डायमीटर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। पहले पुली कम थी अब बड़ी हो गई पुली, जैसे ही पुली का डायमीटर तुम बढ़ाते हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो फोर्स F था अब वो क्या होना पड़ेगा बताओ, पुली का डायमीटर पहले मान लो D था और अब तुमने बढ़ा के उसका 2D डायमीटर कर, तो जो टॉर्क चाहिए होता था वो T बढ़ के क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क भी डबल हो जाएगा अगर डायमीटर हम डबल करेंगे तो। क्योंकि फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि डायमीटर बढ़ाने से जो टॉर्क जो होगा वो भी क्या होगा, की पर बढ़ेगा, और वो टॉर्क अगर बढ़ता है हमारा तो ऐसी सिचुएशन पर हम कहेंगे कि की विड्थ क्या करनी पड़ेगी, फिर हमें बढ़ानी पड़ेगी। और किट की जब विड्थ बढ़ेगी तो फिर हमें बेल्ट की भी विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू रेजिस्ट द टॉर्क टू टी। मतलब टॉर्क बढ़ जाने से की विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि की जब तक हम विड्थ नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा मोर टॉर्क, ठीक है ना। तो टॉर्क बढ़ जाने से पुली का डायमीटर बढ़ाओगे तो जिससे टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो वी हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ की। और अगर हम की का विड्थ बढ़ाएंगे तो इससे क्या चीज होगा बताओ सभी लोग, ऑल्सो वी हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ
बेल्ट ऑल्सो, बेल्ट की भी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम की विड्थ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हो। की विड्थ क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मोर टॉर्क को रजिस्ट करने के लिए विड्थ ज़्यादा रहना चाहिए की का। तो इस बिहाफ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग द की विड्थ। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। और बेल्ट ड्राइव में मशीन डिज़ाइन में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं बताऊंगा भी कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। अभी मैंने जो शॉर्ट टाइप पे पढ़ा है वो ये चीज़ कि वेन एवर यू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ पर्टिकुलर पुली तो देन टॉर्क इज ऑल्सो इंक्रीज। और जो टॉर्क मोर टॉर्क होगा उसको बियर करने के लिए की को हमें की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ उसने बोल दिया है कि हम बेल्ट का टेंशन नहीं चेंज करने वाले और पुली की विड्थ नहीं चेंज करने वाले। तो यहाँ पर हमें बेल्ट की विड्थ को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि की को हम चेंज कर रहे हैं। तो विड्थ ऑफ द की क्या करनी है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन विल बी। तो क्वेश्चन देखो सब लोग 137, स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू द टेंशन। अब एक बात सोचो कि अगर शाफ्ट है और उसको हम लोगों ने किससे सब्जेक्ट कर रखा है, शियर स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है, तो टेंशन कहाँ होगा। तो अगर टॉर्क लग रहा है शाफ्ट पे और अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेसेस को डिफाइन करें, दैट इज द शियर स्ट्रेस टू एक्स वाई। इस प्लेन पर, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। और इस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस की अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो जीरो। लेकिन एक ऐसा प्लेन जरूर होगा जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन। शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टेंशन। जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सब्जेक्टेड टू टेंशन, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन मिस्टेक है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क होना चाहिए। बिकॉज टेंशन का शाफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस हिसाब से इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो नन ऑफ द अबव ही टिक लगाएंगे। लेकिन अगर इस टेंशन की जगह पर टॉर्क होता तो हम कह सकते थे कि शियर स्ट्रेस एट पेरीफेरी, मैक्सिमम एट पेरीफेरी एंड जीरो एट सेंटर, ए पे टिक लगाते तब अगर टॉर्क की बात करते, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम लोग नन ऑफ द अबव में टिक लगाएंगे बिकॉज ऑफ द टेंशन। बट जब भी कभी भी शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क की बात करी जाएगी तो वहां पर हम लोग ऑब्वियसली टिक लगाने वाले हैं ए नंबर पर, मैक्सिमम एट पेरीफेरी एंड जीरो एट द सेंटर। तो टॉर्क के हिसाब से हम लोग टिक लगा रहे हैं ए पर, ठीक है, कि स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहां पर होगा, पेरीफेरी पर, और जीरो कहाँ होगा, सेंटर पर। और जो मैं ये पढ़ा रहा था प्योर सीयर के हिसाब से, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि इस प्लेन पर सी एस एस मैक्सिमम है और नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है। लेकिन 45 डिग्री का जो प्लेन होगा उस प्लेन पर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस जो भी होगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पर 45 डिग्री पर नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो मैक्सिमम होगा और वहाँ पर सी एस स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज द प्रिंसिपल प्लेन। ये प्योर शियर लोडिंग की बात कर रहे थे। इसका मोहर सर्किल मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, इसका सेंटर ओरिजिन पर होता है। जो ये जगह है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा एन मैक्सिमम और इसे बोलते हैं हम लोग टो एक्स वाई, जो कि टो मैक्सिमम के इक्वल है। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो शाफ्ट में टेंशन का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन टाइपिंग, जो कि बुक में खुद ही गलत दिया गया है। शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क होना चाहिए, ना कि टेंशन। टेंशन चूंकि रॉड में आता है, शाफ्ट में टॉर्क अवेलेबल होता है।
In the design of the pulley, key and shaft, all three are designed for the same strength. Key is made weaker link, pulley is made weaker, shaft is made weaker, key is made stronger link. सिंपल सी बात है यहाँ पर, शाफ्ट और पुली ये दोनों हमारे लिए प्रियोरिटेबल हैं, की इज नॉट प्रियोरिटेबल थिंग। की को हम बार बार रिप्लेस कर सकते हैं, की को हम लोग वीकर बनाते हैं, ना कि अदर चीज़ों को, और अदर चीज़ों को समान तरीके से मजबूत रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो की शुड बी, की विल मेड इन अ weaker situation compared to the pulley and shaft. A column is fabricated by inserting one tube into another a distance L and then bracing the two to make homogeneous joint. The outside diameter of the small tube is 5 cm and whole column is subjected to compressive load of 1000 pi kg. The allowable compressive stress is 250 kg per centimeter square. The shear stress is this and inside diameter of small tube will be. तो बोला क्या गया कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब क्या करी गई है, इंसर्ट की गई है। तो सपोज दैट एक हमारे पास में ट्यूब था और उसके अंदर दूसरी ट्यूब हमने इंसर्ट करी, जिसको हम लोग बोलेंगे ये पहला सिचुएशन है, और ये वाली जो ट्यूब है वो क्या है बताओ, सेकेंड पार्ट है, और हम इस पे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। ये स्मॉल ट्यूब है, डायमीटर सबके हम लोग नोट कर ले रहे हैं। एक ये डायमीटर है, एक ये डायमीटर है, और एक ये बड़ा डायमीटर। डायमीटर में केवल स्मॉल ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर दिया गया 5 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर, और ये इनसाइड डायमीटर हमसे क्या करा जा रहा है, पूछा जा रहा है, और इसके आउटसाइड डायमीटर को तुम लोग डी आउटर लिख सकते हो, और इसके आउटसाइड डायमीटर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, स्मॉल डी आउटर। स्मॉल डी आउटर इज रिलेटेड टू द स्मॉल ट्यूब आउटर डायमीटर, और स्मॉल डी आउटर इज गिवन टू यू विच इज द 5 सेंटीमीटर। अब अच्छा, तो कंप्रेसिव लोड हम लोग जो लगाने वाले हैं स्मॉल ट्यूब पर, जब हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन स्मॉल ट्यूब अगर वो सेफ रहना चाहती है तो परमिसिबल वैल्यू से क्या होनी चाहिए, स्ट्रेस कम होनी चाहिए, बराबर होनी। और कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी आउटर स्क्वायर माइनस का डी इनर स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 250 था, यस 250 kg पर सेंटीमीटर। फोर इंटू पी की वैल्यू है 1000 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी नॉट स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर। डी नॉट की वैल्यू दी गई 5 सेंटीमीटर और डी इनर पता नहीं। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, 16 इज लेस देन इक्वल टू 25 माइनस का, तो डी इनर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, लेस देन और इक्वल टू 9। तो डी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर या उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि इनर डायमीटर निकालना है स्मॉल ट्यूब का, तो स्मॉल ट्यूब का इनर डाया 3 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है, ए इज द इनर इनसाइड डायमीटर ऑफ द स्मॉल ट्यूब। सबको समझ में आ रहा है? तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, यू हैव टू फोकस ऑन दिस कि कॉलम जो है हमारा वो 2 ट्यूब से मिलकर बनाया गया था। एक बड़ी ट्यूब थी, उसके अंदर छोटी ट्यूब को हमने इंसर्ट किया और फिर कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया के जरिए इजीली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेस को परमिसिबल वैल्यू से कम कर देंगे, तो आ जाएगा वहाँ से इनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 139, द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बिगर ट्यूब विल बी। बिगर ट्यूब हमारी ये थी, और बिगर ट्यूब का जो आउटसाइड डायमीटर है उसे हम लोग डी ओ बोल रहे हैं, और बिगर ट्यूब का इनसाइड डायमीटर है वो डी इनर है, और डी इनर की जो वैल्यू है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। वो डी आउटर के बराबर है।
अब एक बात सोचो कि डी इनर जो है वो डी आउटर के बराबर, और डी आउटर की वैल्यू तुमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, दैट इज द सॉरी गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी कंप्रेसिव स्ट्रेस जब आएगा सिग्मा परमिसिबल से कम करो, लेस देन और इक्वल टू 4000 पाई डिवाइडेड बाई पाई। बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, 25 चौके 100, 16 आ जाएगा इधर साइड, लेस देन और इक्वल टू डी आउटर स्क्वायर। 16 और 25 की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो टोटल आएगी 41, और इसका रूट ले लेना, आ जाएगा 6.4। फोर्स दोनों में 1000 पाई ही लेना है, क्योंकि क्रसिंग स्ट्रेस जो है, क्रसिंग फोर्स जो है वो दोनों ही पर बराबर बराबर लगेगा, क्योंकि दिस इज द सिचुएशन की कॉलम को इंसर्ट किया गया है एक के अंदर एक, तो जो फोर्स है वो दोनों में सेम अमाउंट का लग रहा है, जो अंदर वाली ट्यूब है और जो बाहर वाली ट्यूब है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। A member is subjected to tensile force F and its normal cross section perpendicular to the line of force is A. The resulting normal stress in an plane inclined at angle theta to the transverse plane will be। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मेंबर है जो कि टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्टेड है, इट्स नॉर्मल क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स। कोई बात नहीं, कोई मेंबर को हमने क्या कर दिया, टेंसाइल फोर्स से सब्जेक्ट कर दिया है, और जो क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स कीजिए, ये क्रॉस सेक्शन मैंने एज्यूम कर लिया और इसका क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है ना। द रिजल्टिंग नॉर्मल स्ट्रेस इन ऑब्लिक प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा डिग्री टू द ट्रांसवर्स प्लेन विल बी। ट्रांसवर्स प्लेन जो है हमारा उससे थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है एक ऐसा ऑब्लिक प्लेन जिस पर हमें क्या करना है, रिजल्टिंग नॉर्मल स्ट्रेस बताना है कि टोटल नॉर्मल स्ट्रेस पर कितना लगेगा। तो ध्यान दें मेरी बात को, ये है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, और यहाँ से दिस इज द क्रॉस सेक्शन राइट, एक्स क्रॉस सेक्शन, यहाँ से थीटा डिग्री पर एक ऑब्लिक प्लेन आ रहा है, इस पर हमें बताना है कि रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, जबकि इधर की तरफ नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, जो कि फोर्स अपॉन वो एरिया होगा जिस एरिया पर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज एरिया है। तो हमें पढ़ाया जाता है कि नॉर्मल स्ट्रेस ये यूनी एक्सियल लोडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा एन बराबर होता है सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना सभी लोग। तो सिग्मा क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया इनटू कॉस स्क्वायर, सिग्मा एन आ गया एफ अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, पी अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के, वैसे तो तुम लोग याद रखना कि सिग्मा एन होता किसके बराबर है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस 2 एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन ये तभी यूज करते हैं जब सिग्मा एक्स ऐसा हो, 2 एक्स वाई ऐसा हो, और सिग्मा वाई ऐसा हो, और थीटा डिग्री पर कोई इंक्लाइंड प्लेन हो, तो वहां पर कितना नॉर्मल हो। देखिए जो अभी हमारा क्वेश्चन है उसमें सिग्मा वाई जीरो कर दो, तो एक्स वाई जीरो कर दो, तो जो सीयर स्ट्रेस, तो जो लोडिंग होगी वो यूनिएक्सियल लोडिंग होगी, और यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए थीटा प्लेन पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस है वो हम लोग इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा वाई और 2 एक्स वाई की वैल्यू को जीरो करना, और कुछ नहीं करना, और एवरीथिंग विल बी सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द अबव प्रॉब्लम 142 द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इन द ऑब्लिक प्लेन एट एंगल थीटा। तो सेम फेस पर हमें क्या करना है, शियर स्ट्रेस बताना है एट थीटा डिग्री फ्रॉम एक्स फेस बोलते हैं हम लोग, या तुम कह सकते हो एक्स फेस इज द वर्टिकल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन या क्रॉस सेक्शन, कुछ ही बोलो, तो सेम है थीटा उसके लिए निकालना रहेगा। तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा प्लस टू एक्स वाई कॉस टू थीटा। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जैसा कि हमारा यूनिएक्सियल लोडिंग था, इफ सिग्मा वाई इज इक्वल टू जीरो, दो एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ये चीज़ें तो लग नहीं रही हैं जब हम रॉड को पकड़ के खींचेंगे या किसी मेंबर को खींचेंगे, वहाँ केवल सिग्मा एक्स होगा। तो इस वजह से टो का जो फॉर्मूला चेंज होके आएगा वो माइनस का सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा होगा, और इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला आएगा एफ अपॉन टू ए साइन टू थीटा होगा, दैट इज द शियर स्ट्रेस। माइनस को तुम हटा सकते हो, माइनस इज रिलेटेड टू द ओनली डायरेक्शन। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया एफ अपॉन टू ए साइन टू थीटा। एफ अपॉन टू ए साइन टू थीटा में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है बी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आया। जनरली हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट फॉर स्पेशल लोडिंग we will put the value of sigma x sigma y into xy, we can get the shear stress. Is it clear? That is very simple. चलो अगली बात ध्यान दें, मोहर सर्किल कैन बी यूज टू डिटरमाइन फॉलोइंग स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड सरफेस। मोहर सर्किल का यूज करते हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पर क्या क्या निकालने के लिए। तो मोहर सर्किल किसी इंक्लाइंड सरफेस की अगर तुम बात भी करो तो सिंपल सी बात है, किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पर मोहर सर्किल का काम क्या है, कोई भी इंक्लाइंड सरफेस ले लो, वहाँ नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस कुछ भी वो निकाल सकता है, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी मोहर सर्किल से निकाला जा सकता है, ये है प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, जो सबसे टॉप वाली पोजीशन होगी वहाँ तक के स्ट्रेस को मैक्सिमम बोलेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सब कुछ मोहर सर्किल से निकाला जा सकता है। एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट द everything you can find out with the help of Mohr circuit. Which one of the following constitutes the statically determinate beam? Statically determinate beam कौन सी beam होती है? Beam of which we can calculate unknown reaction beam of which we can calculate the unknown reaction with the help of, हम अननोन रिएक्शंस निकाल पाए विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन, तो जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम लोग अननोन को निकाल सकें, रिएक्शंस को निकाल सकें, ऐसी बीम को हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट कहते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा कि हमारी कौन कौन सी बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेट होती है। एज यू नो, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तुम कुछ भी फोर्स लगाओ, यहाँ पर तीन रिएक्शंस आने वाली हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल और दूसरा आने वाला है मूवमेंट। तो ये सारी की सारी तीन अननोन जो है वो तीन रिएक्शन से नहीं, तीन रिएक्शंस जो है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, इन तीनों से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके दोनों एंड हम फिक्स कर देते तो फिर यहाँ पर रिएक्शंस जो होती वो 6 हो जाती मैक्सिमम, तीन यहाँ पर और तीन यहाँ पर, ठीक है। तो तीन तीन 6 रिएक्शन जो है और वो लेस देन है नंबर ऑफ इक्वेशन से, कि इक्वेशन हमारे पास अभी भी तीन ही है, तो फिर ऐसी सिचुएशन इनडिटर्मिनेट हो जाती है। तो ये जो सिचुएशन है वो इनडिटर्मिनेट है, और ये वाली जो सिचुएशन है उसे हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट सिचुएशन, कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो रिएक्शंस को। तो इसी वजह से कैंटिलीवर बीम जो है वो हमारी डिटर्मिनेट बीम है, और फिक्स्ड बीम जो है वो हमारी इनडिटर्मिनेट बीम है, बिकॉज इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर नॉट सफिशिएंट टू कैलकुलेट द
support reaction, there is a requirement of certain extra equations that is called the compatibility equation, जो कि अलग equation होती हैं, जो equations हेल्प करती हैं रिएक्शंस को निकालने में, जो कि इक्विलिब्रियम से अलग है, इक्विलिब्रियम से अलग, अदर देन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सिंपल सपोर्टेड कैंटिलीवर ओवरहैंग, ये सभी डिटर्मिनेट बीम है। यू कैन कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। बट कैंटिलीवर्स एंड फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूअस बीम कैरिंग यूडीएल लोड्स, फिक्स्ड बीम एंड सिंपल सपोर्टेड बीम, तो इनडिटर्मिनेट हमारा फिक्स्ड वाला पार्ट है, कंटिन्यूअस भी इनडिटर्मिनेट है, फिक्स्ड बीम भी इनडिटर्मिनेट है, बट हमें डिटर्मिनेट बताना है। तो डिटर्मिनेट हमारे लिए कौन कौन है बताओ? सिंपल सपोर्टेड, कैंटिलीवर एंड ओवरहैंगिंग, ठीक है ना। लेकिन कैंटिलीवर के साथ फिक्स्ड बीम आ गया तो वो इनडिटर्मिनेट है। कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, तो ये जिसके साथ इनडिटर्मिनेट आ रहा है तो दैट विल बी not the determinate beams, right? So option A will be the correct for the 145 number question. 146 में बोला गया है प्रिंसिपल प्लेन की अगर हम बात करें, सब लोग को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कि वो प्लेन एट विच shear stress equals to 0 and normal stress will be maximum or minimum डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है या मिनिमम है, ठीक है। तो आंसर विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम एंड द शियर स्ट्रेस इज, तो ए ऑप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, दैट विल बी द करेक्ट। बी ऑब्वियसली गलत होगा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इज 0, टेंसाइल स्ट्रेस इज 0 एंड शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, नो स्ट्रेस एक्स, ऑल द स्ट्रेस इज मैक्सिमम, फॉलोइंग आंसर आर इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल प्लेन बहुत ही जरूरी पार्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। 147 देखें, इफ द मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, वेरी गुड, अगर मटेरियल को हमने टेंसाइल लोड से क्या कर रखा है, सब्जेक्ट कर रखा है, देन अवॉइड टू द शियर फेलियर ऑफ द मटेरियल अलोंग अ प्लेन 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस की डायरेक्शन से 45 डिग्री वाले प्लेन पर हमने बोल रखा है कि शियर को अवॉइड करना है। वैसे ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन है, और यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो फोर्स अपॉन 2a आने वाली है, कि यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी वो फोर्स अपॉन एरिया होगी, शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू फोर्स अपॉन 2 इंटू एरिया होती है। बोला गया है कि अगर हमें अवॉइड करना है तो मटीरियल शुड हैव इट्स स्ट्रेंथ एटलीस्ट इक्वल टू, ध्यान रखना कभी भी तुम चाहते हो कि इसकी वजह से फेलियर ना हो, तो ये बात मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बोलती है कि जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू होनी चाहिए इट शुड बी इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 2। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो चीज़ शियर में फिर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ के आधे के बराबर होनी चाहिए, तभी जाके वो सेफ रह सकता है। ये किसने बताया था? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, गेस्ट और ट्रेस्का साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था कि शियर स्ट्रेंथ जो है वो यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का आधा होना चाहिए, है ना, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का आधा है, इसी वजह से स्ट्रेंथ भी आधी हो एटलीस्ट, अदरवाइज वो तुरंत फेल हो जाएगा। तो बोला गया है कि मटेरियल शुड हैव इट्स शियर स्ट्रेंथ एटलीस्ट इक्वल टू द हाफ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी विल बी द करेक्ट आंसर। The longitudinal stress induced in the thin walled pressure vessel, देखो इधर थिन वॉल प्रेशर वेसल की अगर हम बात करेंगे तो थिन वॉल प्रेशर वेसल पर जो स्ट्रेसेस आती हैं वो दो आती हैं, एक आता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा आता है हूप स्ट्रेस, इसे हम लोग बाई एक्सियल लोडिंग बोलते हैं। और याद रखना बाई एक्सियल लोडिंग में इसे हम लोग मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं और इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, क्योंकि हूप स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो PD/2T होती है और लॉन्जिट्यूडनल की स्ट्रेस की वैल्यू PD/4T होती है।
और जो हुप स्ट्रेस है वो लॉन्जिट्यूडनल का 2 टाइम्स होता है, ठीक है ना। तो हमसे पेपर में पूछा गया है कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होगा। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, PD बाई 4T के बराबर। इज इट क्लियर? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, PD बाई 4T। लेकिन इफिशियंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर PD बाई 4T नीटा ऑफ सरकमफेरेंशियल होता है। मतलब इफिशियंसी हम सरकमफेरेंशियल की लेंगे क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जो है ना वो सरकमफेरेंशियल जॉइंट को ब्रेक करता है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रेशर वेसल हम बनाते हैं उस प्रेशर वेसल में ये वाला भी एक जॉइंट होता है जिसे हम लोग सरकमफेरेंशियल जॉइंट कहते हैं, और ये जॉइंट ब्रेक कौन करता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। क्योंकि जब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे करके प्रेशर वेसल ब्रेक हो जाएगी, तो ये जॉइंट क्या हो जाएगा, टूटेगा। और अगर सरकमफेरेंशियल जॉइंट टूट रहा है तो उसका रीज़न कौन है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाना। तो जब भी कभी भी इफिशियंसी के टर्म्स में मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ तो एक तो पहली बात इफिशियंसी का डिवाइड करते हैं, दूसरी बात जिस स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे उसके अपोजिट हम इफिशियंसी लेंगे। जैसे बात हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की कर रहे हैं तो इफिशियंसी हम लोग सरकमफेरेंशियल की। जब हम बात सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस की करेंगे, हूप स्ट्रेस की करेंगे, तो हम इफिशियंसी लॉन्जिट्यूडनल वाली लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्वाइंट वही टूटेगा, जो जो ज्वाइंट टूटेगा उसी की इफिशियंसी लेनी। 149 क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा है। बोला गया कि इस तरह का फिलेट पोर्शन अगर हम रेक्टेंगुलर प्लेट में देखें तो अगर हम लोग कोई भी पर्टिकुलर टेंसाइल फोर्स F लगा रहे हैं और खींच रहे हैं तो सिंपल सी बात है स्ट्रेस लाइंस जो आएंगी वो इस तरह से जाएंगी। इज इट क्लियर? तो इस पोर्शन पे क्या आएगा बता सभी लोग, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगा। बट वी आर प्रोवाइडिंग द फिलेट हेयर, तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पहले की तुलना में थोड़ा सा कम होगी। अगर हमने इस तरह की सिचुएशन करी होती तो यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता, चांसेस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होते, क्योंकि यहाँ पर हमने रेडियस दे ही नहीं रखी है बिल्कुल भी। समझ गया ना मेरी बात को? तो मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एज द वैल्यू ऑफ H/R इंक्रीजेस, मतलब H/R का मतलब क्या है कि अगर हम H/R को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम R को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो फिलेट की रेडियस को कम करते जाएंगे, तो ध्यान रखना मेरी बात को, अगर हम फिलेट की रेडियस को कम करते जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा फिलेट रेडियस जैसे जैसे कम होता जाएगा, रेडियस को जितना कम करते चले जाओगे तो वहाँ पर जो रीज़न होगा वो पर्टिकुलर रीज़न विल नॉट बी द प्रोवाइडेड बाय द फिलेट, ठीक है ना, क्योंकि हम रेडियस धीरे धीरे ख़त्म ही कर रहे हैं। तो वेन एवर वी इंक्रीज द H/R, तो यहाँ पर R जैसे जैसे हमारा कम होता जाएगा तो फिलेट जो होगा वो पोर्शन धीरे धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि रेडियस हमारी रिड्यूस हो रही है। और रेडियस अगर रिड्यूस होगी तो हमारा फिलेट जो होगा विल नॉट बी इफेक्टिव, और जब फिलेट इफेक्टिव नहीं होगा तो वहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होगा, बढ़ेगा। लेकिन वेन एवर वी डिक्रीज द डेप्थ ऑफ द आउटसाइड, मतलब डेप्थ ऑफ द प्लेट जो कि इस तरफ है D, वो अगर रिड्यूस करेंगे तो उस सिचुएशन पर D की वैल्यू जैसे से तुम कम करोगे तो सिंपल सी बात है वहां पर R की वैल्यू उस समय क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। रेडियस अगर हमारा बढ़ेगा तो फिलेट जो होगा हमारा वो इफेक्टिव होगा। रेडियस बढ़ने का मेरा मतलब ये है कि अब हमें ज़्यादा आर्क के साथ में हमें फिलेट मिलेगा। पहले जो सिचुएशन है वो ये वाली, ये कम D के लिए है, और अगर हमें ज़्यादा D के लिए मिल रहा है, ज़्यादा D अगर हमारा D हमारा कम हो गया, पहले से D अब छोटा हो जाएगा, तो फिलेट जो होगा वो और ज़्यादा अंदर से, गहराई से अंदर से जाएगा।
कुल मिलाकर ये कह सकते हो कि एच डिक्रीज कर रहा है, तो उस समय एच हमारा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो फिलेट हमारी ऑब्वियसली क्या होगी, इफेक्टिव होगी, जिससे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो हमारा घटेगा। यही हम चाहते थे, एक में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमारा इंक्रीज करेगा और एक में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमारा डिक्रीज करेगा। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। ठीक है, कुल मिला के हम लोगों ने 150 क्वेश्चंस कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कवर करेंगे आगे 150 के बाद में 180 तक। हाँ, तो तब तक के लिए जुड़े रहें आरटीजे डिजिटल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग 150 तक के क्वेश्चंस प्रॉपर वे में ख़त्म करें। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, सब लोग अपने क्वेश्चंस डाउट सेशन में क्लियर करें। डाउट सेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कम समझ में आ रहा है या ज़्यादा कुछ और क्वेरीज हैं, तो डाउट सेशन में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है ना, 150 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे, विच विल बी दी पार्ट 7 ऑफ द सोम आर्केजन।